Hello, good morning, everybody. And I can see the enthusiasm and the happiness on everybody's face. And I'm so happy to be here. And अभी तक तो आपने बहुत सारा सुना, नॉर्मल डिलीवरी कैसी होती है और सीजेरियन सेक्शन क्यों होता है, डिलीवरी के बाद क्या करना है, वाटर बर्थ क्या है. सो अब मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे, प्रेशियस प्रेगनेंसी. So, precious pregnancy, next slide, next. मुझे जब ये बोला गया कि आपको प्रेशियस प्रेगनेंसी पे बात करना है, तो मैंने कहा यार हर प्रेगनेंसी प्रेशियस है यार, ऐसे अलग से क्या बात करूं. So the first concept that I would like to tell you, that though I am going to talk little about those pregnancies which are a little high risk also, लेकिन for me every pregnancy is precious, every mom is precious, every baby is precious. तो ये दो concepts हैं, एक है high risk pregnancy और एक है precious pregnancy. तो precious pregnancy कब बोलते हैं? जब बहुत struggle करने के बाद pregnancy हुई है, जैसे कि infertility के patients हैं कि बहुत 2 साल 4 साल से try कर रहे हैं और फिर pregnancy हुई है, या पहले कुछ मिसकैरेजेस हुए थे और एक डर सा बैठ गया है, बहुत एंग्जाइटी है कि क्या होगा, मतलब जब हमारे आईवीएफ के पेशेंट्स प्रेग्नेंट होते हैं और हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई है, खुशी तो लगती है लेकिन खुशी मनाने को डर लगता है कि प्रेगनेंसी तो हो गई लेकिन सब ठीक होगा ना, आगे भी सब ठीक होगा ना, क्योंकि इतनी खुशी डाइजेस्ट करने की आदत नहीं होती है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव सोच के ये पॉजिटिव पे आए हैं. तो जब ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्रेशियस प्रेगनेंसी हो जाती है. या कभी कभी ऐसा होता है कि एक ओल्डर एज में प्रेगनेंसी हुई है, मतलब 38, 39, 40 ये उम्र में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो नेचुरल भी प्रेगनेंसी हुई तो भी हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस प्रेगनेंसी है. और दूसरा एक कंसेप्ट है हाई रिस्क प्रेगनेंसी. हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जब ऑलरेडी लेडी को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायबिटीज़ है, या मम्मी को उनके घर में मम्मी डैडी को डायबिटीज़ है, इसलिए अभी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है, मतलब नॉर्मली डायबिटीज़ नहीं है बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ आया हुआ है, शुगर ज़्यादा बढ़ गई है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, या शी इज़ कैरिंग ट्विंस, 2 बेबीज़ कैरी कर रहे हैं, या पहले यूट्रस पे सर्जरी हुई है, जैसे कि मायोमेक्टमी मतलब फाइब्रॉइड की सर्जरी हुई है, या पहले बहुत कुछ ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री है, ऐसा कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, एंड नाउ दिस लेडी इज़ प्रेग्नेंट, एंड वी बीइंग सह्याद्री बीइंग अ टर्शरी हॉस्पिटल, because we have all the facilities under one roof, we get a lot of these high risk pregnancies कि जिनके डिलीवरी करने के लिए नॉर्मल नर्सिंग होम में डर लगता है कि ये हाई रिस्क है, इसको शायद कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसको शायद आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ सकती है. सो सच हाई रिस्क पेशेंट्स आर वेरी कॉमन इन सह्याद्री हॉस्पिटल. सो दैट इज़ समथिंग कॉल्ड एज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज. अब आईवीएफ प्रेगनेंसीज क्या होती हैं? नेक्स्ट. IVF pregnancies is a combination. It is a high risk pregnancy also, very time, or it is a precious pregnancy also. क्योंकि जैसे मैंने कहा, they have already struggled. Some of them have struggled with miscarriages. और ज़्यादातर IVF करने वाले पेशेंट जो होते हैं वो 35 एंड अबाव के होते हैं. कोई 25, 27 में तो IVF करता नहीं है. तो जनरली हमारे पास आईवीएफ के जो पेशेंट्स प्रेग्नेंट होते हैं वो हमेशा 35 के ऊपर होते हैं, तो एज भी उनकी ज़्यादा होती है, और बहुत बार उनको ट्विंस भी होता है, क्योंकि हम आईवीएफ में 2 एम्ब्रियोज डालते हैं. आजकल तो हम 1 एम्ब्रियो डालने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद एज डॉक्टर्स नहीं चाहते हैं कि ट्विंस हो, क्योंकि ट्विंस के साथ मदर को तकलीफ़ होने वाली है. इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड कैरी ऑन, और सीजेरियन सेक्शन होने का चांस होने वाला है, इसलिए हम नहीं चाहते, तो हम 1 एम्ब्रियो डालते हैं. लेकिन पेशेंट्स हमको कहते हैं नहीं मैडम 3 डालो, 3 डालो, नहीं 3 नहीं डाल सकते. अच्छा तो कम से कम 2 एम्ब्रियोज डालो, ट्विंस हो जाए तो अच्छा है. मैं कहती हूँ ट्विंस होना अच्छा नहीं है, माँ को तकलीफ़ हो सकती है. तो पापा लोग नहीं ये बार कौन खर्चा करे आईवीएफ का, तो ये डील अच्छा है,
एक ही IVF में 2 बच्चे हो जाए, बाद में डॉक्टर को देखना ही नहीं है, लेकिन ये बात गलत है. वी डोंट डू दैट. We prefer doing single embryo transfer. लेकिन कभी कभी when there is a long standing infertility, when the patient's age is more, we have to put 2 embryos. And then we do end up 25% of the times with twins. So ये twins भी एक common thing है IVF के pregnancies के साथ. और ये जो patients मैंने कहा जो हमारे पास IVF कराते हैं, वो जैसे एज उनकी ज़्यादा होती है तो उनकी एग क्वालिटी भी इतनी सुपीरियर नहीं होती है. कभी कभी हस्बैंड्स के प्रॉब्लम होते हैं तो उनके स्पर्म्स भी थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं. उनमें से हम ढूंढ के अच्छे एग्स, अच्छे स्पर्म्स निकाल के हम अच्छे बेबीज़ बनाते हैं. नेक्स्ट. तो मैं आज कुछ मिथ्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में बात करने वाली हूँ, स्पेशली IVF प्रेगनेंसीज, या दिस कैन बी फॉर एनी हाई रिस्क और एनी प्रीशियस प्रेगनेंसी ऑल्सो. तो एक बात लोग समझते हैं कि अगर IVF से प्रेगनेंसी हुई है तो 9 महीने बेड रेस्ट लेना पड़ेगा. क्या ये बात सच है? नो, दिस इज़ नॉट ट्रू. I'll tell you the story of one of my patients who is a doctor herself. She is a general practitioner. She stays upstairs and her clinic is down. And she had an IVF with us. और she मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, घर गई, उसने सोचा 15 दिन आराम करूँगी, लेकिन वो आराम कर ही नहीं पाई क्योंकि पेशेंट उसके घर के अंदर आने लग गए, क्योंकि ऊपर ही रहती है, पता है, और इतने सालों से वो प्रैक्टिस कर रही है. सो शी सेड, मैडम मैं नीचे आके मैंने अपना सारा काम चालू कर दिया, क्योंकि अगर मैं नीचे आके क्लिनिक में नहीं बैठूंगी तो लोग मेरे घर के अंदर आ रहे हैं. सो शी डिड एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे ऑफ द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. एक दिन भी उसने आराम नहीं किया. एंड शी इज़ अ डॉक्टर, शी वर्क्स वेरी हार्ड वर्किंग, एटलीस्ट 8 hours a day. So these are so many examples. So this is wrong कि IVF में बेड रेस्ट लेना पड़ता है. नो, किसी भी प्रेग्नेंट पेशेंट को बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती unless she has had some complication like a miscarriage is there or bleeding is there, या प्लेसेंटा एकदम नीचे की तरफ है तो ही, नहीं तो नहीं. बिकॉज pregnancy is not an illness. Pregnancy is not an illness. Pregnancy is a natural and normal phenomena. Okay? Next. What extra care is to be taken whenever there is high-risk pregnancy? Are there going to be extra medicines? Are there going to be extra injections? Are there going to be extra sonographies? What extra care? तो जिस तरह से हर प्रेगनेंसी मैंने कहा प्रेशियस है, और जो हम सलाह बाकी पेशेंट्स को देते हैं मोर और लेस वही सारी सलाह हम रूटीन प्रेग्नेंट हमारी IVF प्रेगनेंसीज को भी देते हैं. हाँ, पहले 2 महीने में हम थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखते हैं, शायद हम 1 या 2 सोनोग्राफी ज़्यादा करते हैं, और इसमें ना थोड़ा साइंस है लेकिन थोड़ा इमोशंस भी है, क्योंकि हम भी उतने ही इमोशनल होते हैं IVF प्रेगनेंसीज के साथ. So sometimes we end up doing maybe a more sonography because we just want to know everything is fine. But otherwise there are no extra medicines, and I tell all my IVF patients from 4th month of your pregnancy you are just like any other patient. Only there may be a high risk, like I said, if there is a high risk factor, if there is a twins, if there is a low lying placenta, then maybe we could be having a little different opinion. But एक्टिव रहना हर प्रेगनेंसी के लिए बनता है. देन आर देयर एनी जेनेटिक टेस्ट? क्यों जेनेटिक टेस्ट? क्योंकि सोचा जाता है कि IVF प्रेगनेंसीज के बेबीज जो है वो अबनॉर्मल होंगे, ये आर्टिफिशियली बनाए हुए बेबीज़ हैं. आपको पता है आज की हालत में, आज की तारीख में, हाउ मेनी बेबीज आर रोमिंग अराउंड born by IVF on this planet Earth? We have more than 11 million babies who are walking on this planet, and they have come into this world because of IVF. शायद उसमें से कितने लोगों को शायद नेचुरली जन्म लेना मुमकिन नहीं हो पाता, बट IVF is really popular now. So बहुत अभी उससे स्टिग्मा भी हट रहा है, बट देर इज़ अ बिलीफ दैट दिस इज़ एन आर्टिफिशियल वे, और ये बेबीज़ को अबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट करेगा. सो आर IVF बेबीज़ अबनॉर्मल? नो. It has been proven again and again. Of course, we have to remember that the group of patients who have IVF pregnancies are older patients, patients who have some problems. We cannot compare them with younger patients who have conceived naturally. लेकिन जहाँ तक रिसर्च गया है,
रिसर्च बहुत हुआ है क्योंकि आज IVF से 45 साल हो गए, 45 साल से बेबीज़ पैदा हो रहे हैं IVF से. सो काफ़ी रिसर्च हुआ है and it has been proven to be safe for the mother and for the baby. We do a genetic test like any other pregnancy, like double marker एक होता है, again to find out the chances of Down syndrome. आजकल NIPS नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग है जो मदर के ब्लड में से बेबी के फीटल सेल सेपरेट करके बेबी के जेनेटिक स्टडी होती है. तो ये एक टेस्ट हम सभी को एडवाइस कर रहे हैं, IVF के पेशेंट्स को भी, सारे प्रीशियस प्रेगनेंसीज को भी हम एडवाइस करते हैं. बट एमनियोसेंटेसिस या इन्वेजिव टेस्ट ये सब की ज़रूरत नहीं होती. इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. नेक्स्ट, एक लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है कि IVF में बहुत इंजेक्शंस होते हैं और प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए इतने इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे. ये एक हार्ट बनाया है एक माँ ने, उसने सारी सुइयाँ डाली है बेबी के अराउंड और फोटो खींचा है. तो हम इसमें से ना 1/10 भी इंजेक्शंस नहीं देते. ये तो बस पिंटरेस्ट के लिए बनाया है, सोशल मीडिया के लिए बनाया है. इट्स नॉट ट्रू. सो ओनली इन द फर्स्ट 2 months or maybe 3 months we could be putting the patient on an injection, but otherwise we don't. और अगर पेशेंट को बहुत 2 या 3 बार मिसकैरेजेस हुए हैं तो ये टाइप की सुइयाँ लगती है, नहीं तो नहीं लगती हैं. नेक्स्ट, एक्सरसाइज कॉजेस मिसकैरेज. अभी आपने देखा कितनी ब्यूटीफुल प्रेग्नेंट लेडीज़ यहाँ आई थी, कितना सुहाना डांस कर रही थी. दे वर डांसिंग सो वेल. एंड हियर वी प्रमोट so much of exercise. Dr. Mahima is so much passionate about women being physically active, about the exercises. The physiotherapists are taking so much interest in making you move. In fact, even after IVF, we tell patients, please walk. बिकॉज आपका ब्लड सप्लाई सही रहेगा. आप चलेंगे नहीं IVF के बाद तो आपके ब्लड वेसल्स में गठाने हो जाएंगी. सो एक्सरसाइज कॉजेज मिसकैरेज, ये गलत बात है. फिजिकल एक्टिविटी से अगर मिसकैरेज होता तो सोचो वो सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वो सर पे इतना बड़ा बोझा लेके इतना हार्ड वर्क करते हैं. सोचो कितने सारे, तो सीरेना विलियम्स है, इतना खेलती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो. सो एक्सरसाइज डज नॉट कॉज मिसकैरेज. ये बहुत गलत सोच है. या ट्रैवलिंग से मिसकैरेज हो जाएगा. नो, ट्रैवलिंग से मिसकैरेज नहीं होता है. एंड प्लस वी आर giving you medicines which are going to keep your baby safe. And भगवान ने भी सिस्टम बनाई है to prevent miscarriages. Next, प्रीटर्म डिलीवरी का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ट्विंस होता है. 7th month में 8th month में डिलीवरी का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है. But nowadays there are so many nice medicines and we take care, we investigate, we keep a watch and prevent preterm deliveries. I have been practicing for last 30 years. I know how much we have brought down the incidence of preterm delivery. आजकल हमारे NICU के लोग, हमारे NICU के जो कलीग्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कहते हैं मैडम आप पहले तो इतने पेशेंट्स NICU में एडमिशन्स होते हैं, आजकल होते ही नहीं. ऐसे हाँ, हमारा मैजिक है, हम लोग मैजिक करते हैं so that preterm deliveries होते ही नहीं हैं, so that the babies are hale and hearty when they are born. Next, is there a special diet to be followed? ये तो question I think every doctor is asked कि diet क्या करना चाहिए. अब डाइटिशियन से आपको सलाह तो मिलेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट IVF या प्रेशियस प्रेगनेंसी की वजह से कोई स्पेशल डाइट नहीं है. हाँ, आपको अगर कोई डेफिशिएंसीज है, आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या आपको विटामिन B की डेफिशिएंसी है या आपको डायबिटीज़ है, तो आपको उस टाइप का डाइट बताया जाएगा. एंड वी आर वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट डाइट and we tell patients exactly what is to be eaten, how much is to be eaten. Overeating भी नहीं चाहिए. You have to eat healthy. So you will get a dietitian's advice and and everything about your diet. Next. So healthy diet is really important, and I think it's a very long list, not the right place here, but we always have dietitians. Next. And is every precious pregnancy a cesarean? ये सबसे $1 million क्वेश्चन. क्या हर IVF प्रेगनेंसी को सीजेरियन सेक्शन होगा? क्या हर IVF प्रेगनेंसी या कोई भी प्रेशियस प्रेगनेंसी को सीजेरियन सेक्शन होगा? नो नो नो.
I myself have done so many normal deliveries for IVF pregnancies, and I have some smart patients. कभी कभी patients होते हैं मेरे पास IVF करते हैं, pregnant होते हैं, and then they want to go back to their मायका for delivery. And one patient told me, मैं ना वहाँ जाके नाम डालने वाली हूँ, लेकिन मैं बोलने ही नहीं वाली हूँ वहाँ पर कि मेरा IVF से प्रेगनेंसी हुआ है, ये फाइल ही नहीं लेके जाने वाली हूँ, सो दैट वो डॉक्टर मेरा नॉर्मल डिलीवरी करेगी. ऐसा सोचना, ऐसा सोचना तो गलत है, बट उस पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हुई. सो I don't think there is anything. I told you from 4th month onwards, every IVF pregnancy is like a normal pregnancy. So we do give a chance of normal delivery depending upon what the situation is. Of course, if there are risk factors, then of course we will not take a chance, because finally I told you it's a precious pregnancy, very precious baby.